नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो भारत तरक्की की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में अब स्वदेशी का सहारा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि जीएसटी में राहत देकर कहीं न कहीं जनता को महंगाई से राहत देने की कोशिश तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ इससे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और रोजगार भी, इसके अवसर भी पैदा होंगे। लेकिन कुछ सवाल है, हम चाहते हैं कि अपने आज के स्ट्रेट टॉक के कार्यक्रम के जरिए इन सवालों को अपने दर्शकों तक पहुंचाएं और कुछ फैक्ट्स भी रखें और उसके बाद उनको समझने की कोशिश करें कि इस वक्त 75 वर्ष पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिन मुद्दों को आगे लेकर चल रहे हैं, वो असल में क्या दर्शाता है। भारतीय नेतृत्व और फिर 75 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले दूसरे तीसरे कार्यकाल में भारत की चुनौतियां जो रही हैं या फिर उनमें किसी तरह की तब्दीली आई है, हम इसको नारों से समझ लेते हैं जो पहले दूसरे तीसरे कार्यकाल में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता के सामने रखा गया। सबका साथ सबका विकास 2014 में जब आए तब उन्होंने ये नारा दिया। फिर नारा देते हैं मेक इन इंडिया, फिर नारा दिया जाता है वोकल फॉर लोकल, नारा आता है आत्मनिर्भर भारत। 2020 में ये दोनों नारे आए सामने। 2024 में मोदी की गारंटी, ये नारा याद रखिएगा हमारे दर्शक कि ये लोकसभा चुनाव के दौरान दिया गया था। और अब जब अमेरिका से लगातार ट्रेड पर झटके दिए गए हैं और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत की नीतियों पर या फिर स्ट्रैटेजी पर सवाल उठ रहे हैं, तो इसमें स्वदेशी अपनाओ, ये एक नारा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि ये भारत को, जो भारत का लक्ष्य है, भारत की जो मौजूदा सरकार है, उस लक्ष्य में आगे बढ़ाएगा। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य 75 के हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2047 तक 22 साल का जो वक्त है, इन 22 सालों में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो मौजूदा विज़न है, मौजूदा जो नारे हैं, ये भारत को उस लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे, और अगर पहुंचाएंगे या फिर ये जो सफ़र है वो कैसा दिख रहा है। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं पुणे से, अनिल सिन्हा, ये उनका स्वागत कर लेते हैं। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले 75 वर्ष के हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये पूरा का पूरा जो सितंबर माह है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ रिसर्च करना हो, कुछ जानकारी हासिल करनी हो, तो ऐसा लगता है कि व्यापक प्रचार हो रहा है। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो हिंदी भाषी राज्य हो, हर जगह पर प्रधानमंत्री की लीडरशिप में क्या अचीवमेंट हुई है, इसका प्रचार हो रहा है। इस पर बड़े बड़े जो सरकारी चैनल है भारत का, बल्कि मैं यहाँ पर जोर देना चाहती हूँ कि आजकल तो जितने मीडिया प्रसारण हैं, सब पे ज़्यादातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ़ें ही होती हैं, लेकिन सरकारी चैनल जो है भारत का, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व कुशलता के बारे में बखान किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि आप आलोचक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के, तो एक आलोचक के नज़र से मैं अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि तीसरा कार्यकाल जो चल रहा है, 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, मजबूत सरकार रही। इस बार कहा गया कि वैसाखी की सरकार है, लेकिन ये सरकार भी अपने जो मंसूबे हैं उन्हें हर तरीके से अंजाम दे रही है। अब ये जो स्वदेशी का नारा, इसी से शुरू करना चाहती हूँ ताकि हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी मिले कि ये जो स्वदेशी का नारा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो वो कोशिश कर रहे हैं, इस नारे को आप कैसे देख रहे हैं? भारत का जो नेतृत्व है, क्या ये कुशल हाथों में है? 75 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके हैं, लेकिन 75 वर्ष में भी वो तीसरे कार्यकाल में स्वदेशी अपनाओ जैसा नारा देना पड़ रहा है। मुझे याद आता है कि प्रधानमंत्री जब थे लाल बहादुर शास्त्री, उस समय भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, और उस वक्त जिस तरीके से स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया, वो अलग जो है परिदृश्य में, अलग परिस्थितियों में दिया गया था। अनिल सर, मौजूदा वक्त में ये कितना संभव दिख रहा है भारत के लोगों के लिए स्वदेशी अपनाओ? नहीं, पहले तो ये देखिए क्या कि ये उन्होंने ऐसा नारा क्यों दिया। जी, ऐसा नारा इसलिए दिया कि एक तो देखिए ना, इसको समझना होगा जरा परिप्रेक्ष्य में ये समझना होगा कि देखिए मोदी सरकार डोमेस्टिक, मतलब मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैं
सरकार के बारे में अलग से बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन मोदी एज ए पॉलिटिशियन, एज ए राजनेता, मतलब क्या मजबूत, आपने कहा कि मजबूत सरकार रही है। सरकार जरूर मजबूत रही है, लेकिन लोकतंत्र, क्या सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र को, क्या अर्थतंत्र को, राजनीति को, कौन सी ऐसी चीज है जिसको उन्होंने मजबूत किया? जी। सारी चीजें, संस्थाएं कमजोर हुई, सब कुछ। अर्थतंत्र की हालत ये है कि बेरोजगारी में हमको लगता है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, और जो आगे की हालत है और भी खराब आने वाली है। महंगाई में आप तुलना नहीं, मतलब सोच नहीं सकती कि क्या हालत रही है। गैस सिलेंडर के ही बारे में लोग कहते हैं कि कितने कई गुना बढ़ गए। उसके बाद, मतलब एक उदाहरण में, अलग अलग डिटेल्स में अभी नहीं मेरे ध्यान में है। जी जी। उसके बाद आप देख लीजिए कि जो रुपये की हालत है, प्रधानमंत्री के कई क्लिपिंग्स हैं जिसमें कि रुपये की हालत के बारे में वो कहते थे कि जिस तरह से रुपया गिर रहा है, जैसे इज्जत गिर रही है देश की, जी इस जी। टाइप का वो बोलते थे। तो किसी भी फ्रंट पे, और सबसे ज्यादा जो वायलेंस, मणिपुर को लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आपको आपको आंख से ही चीजें ओझल कर दी जाती है। हमको जी। लगता है मोस्ट वायलेंट जो फेज है इंडियन हिस्ट्री का, वो ये है, इसमें पूरा स्टेट जो है वो चितर बितर हो गया है। ऐसी हालत, इवन कश्मीर जब अपने ये पीक पे था वहाँ वायलेंस, उस समय भी वैसी हालत नहीं थी जैसी मणिपुर की, अगर उन दोनों के वायलेंस की तुलना करेंगे। 250 मस्जिद चर्च ये सब ढा दिए गए। तो ऐसे अगर इसको, अगर इसके देखेंगे तो इन जो डोमेस्टिक हालत है जी वो, और उसका रिजल्ट आया 240 पर सिमट गए। उसके बाद भी वो बोलते हैं कि हम तीसरी बार जीत कर आए। जीत कर नहीं आए आप, जी। सरकार आपने तीसरी बार बना ली, जीत कर नहीं आए। उसके बाद ये तो एक मसला ये हुआ। दूसरी तरफ जो फॉरेन, जो डिप्लोमेसी के फ्रंट पे या फॉरेन अफेयर्स में, जी उसमें आप देख लीजिए कि क्या हुआ। हम लोग मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री है, अभी हमारा कोई वॉइस नहीं है। चाइना, रसिया, अमेरिका, ये तीनों में हम किसी के का परफेक्ट एलाई के रूप में भी नहीं है, चाइना का हो नहीं सकते। जी। पाकिस्तान वाला जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें देखा कि लगातार एक प्रेसिडेंट, कभी भी ऐसा मौका नहीं आया होगा जिस तरह से आपको किया है। अब ऐसे समय में, और उसका टैरिफ लगाया, ये जो स्वदेशी, अब टैरिफ लगाया तब आप स्वदेशी की बात करते हैं। इसका मतलब कोई कमिटमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है। फौरी तौर पर किसी तरह से लोगों का जो उसके नैतिक ये मतलब को ऊंचा करने के लिए आप बोल रहे हैं। कौन सा, किस तरह का, किस तरह की स्वदेशी की बात आप कर रहे हैं? स्वदेशी में, स्वदेशी का मतलब होता है कि जो डोमेस्टिक लेबर, डोमेस्टिक कैपिटल और डोमेस्टिक रिसोर्सेस से जो चीजें बनेंगी वो स्वदेशी होंगी। जी। आपने क्या कहा? पसीना हम लगाएंगे, मतलब कि मर्सिडीज वाले आके यहाँ कार बनाएंगे, वो क्या कहते हैं दूसरी जगह से आकर के यहाँ ये क्या, वो भी, उसकी भी संभावना कम है कि एफडीआई का जो इनफ्लो है, जो आ रहा है एफडीआई, उसकी हालत भी खराब है। जी। लेकिन अगर मान ले कि वो आ भी जाती हैं, तो क्या इसको हम स्वदेशी कहेंगे? नई परिभाषा, कोई अपना जुमला कोई उठा लिया आपने और बोल गए। स्वदेशी अगर हो तो हिंद स्वराज किताब पढ़िए, महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़िए, आपको पता चलेगा कि खादी का या स्वदेशी का क्या संदर्भ था और उसको क्या समझते थे। जी। बल्कि आपको बता दूं, स्वदेशी की बात आई तो थोड़ा इतिहास समझ लेना चाहिए। जी। स्वदेशी का जो पहला विदेशी चीजों के बहिष्कार की बात आई थी, वो बंग भंग आंदोलन जो हुआ 1905 का, जो बंगाल में मूवमेंट हुआ, वहां से स्टार्ट हुआ। जी। उसमें गांधी जी की बातचीत और उन्होंने अपनी आत्मकथा में दर्ज की है कि जब सेठ लोग आए तो उन्होंने कहा कि बंग भंग आंदोलन सबको बहुत फायदा हुआ स्वदेशी से, आप भी चलाइए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। कहा मैं आपके लिए नहीं चला रहा हूं। कहा क्या कि इसलिए उन्होंने अपने स्वदेशी से, खादी के मूवमेंट से पूंजीपतियों को अलग रखा
वो देश को एम्पावर करना चाहते थे, समाज को एम्पावर करना चाहते थे, लोगों को, आम लोगों को एम्पावर करना चाहते थे। ये बनियों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते थे। ये जो स्वदेशी गांधी की है और मोदी की स्वदेशी में यही अंतर है। वो अडानी वो राष्ट्र पुरुष या क्या एक उसका हो गया था कि राष्ट्र युग पुरुष। जी कुछ ऐसा बन गया था उसका, जो हिंडनबर्ग पर जो प्रचार चला था जी उसमें जी आया था कि जो जी राष्ट्र उद्यमी उसको बताया गया था। जी जी तो जी आप वही करना चाहते हैं। कोई विजन नहीं है और इम्पॉसिबल है। जब तक कि स्वदेशी का मतलब ही है कि अभी बताइए, चाइनीज खिलौने, चाइनीज मूर्तियां बिक रही हैं हिंदुस्तान में जी। और उसको आप रोक नहीं सकते, और स्वदेशी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। और स्वदेशी की जो परिभाषा आपने हमारे सामने रखी है कि इतिहास में जिस तरीके से जो महान नेता रहे हैं भारत के, वो स्वदेशी की किस तरीके से परिभाषा जनता तक, जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर उनका अपना जो है किस तरीके का विज़न था स्वदेशी को लेकर, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को कैसे देखें। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा लगातार जुड़े हुए हैं। आइए उनका फिर से स्वागत कर लेते हैं। सर, स्वदेशी अपनाओ में एक मेरी ये भी जिज्ञासा है कि अभी जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहा है, इसलिए नए नए जो है वो अग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो स्वदेशी की राह में अगर किसी देश से कोई सामान आयात होता है जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तो फिर उसे भी स्वदेशी माना जाना चाहिए और उसे भी जो है स्वदेशी अपनाओ की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। यहाँ पर तो फिर जिन देशों के साथ भारत अपने ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, फिर इस पर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसके जो इरादे हैं, कहीं ना कहीं उस इरादों पर भी शक या शुबा या फिर किसी तरह की असमंजसता आप देख पा रहे हैं? देखिए, आपने बहुत सही सवाल उठाया जी। बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब दिलचस्प है। आज हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है यूनाइटेड किंगडम से। जी जी जी। उसमें कई सामान हैं, सामान नहीं मतलब एग्रीकल्चर का सेक्टर भी है जो उन्होंने ओपन कर दिया, जो कि नहीं था अब तक ओपन। तो कुछ सामान उनके आएंगे वो भी। जी। अब वो वहाँ की धरती पर पैदा होगी, वहाँ से आएगा, और उसको कौन स्वदेशी, उसको यहाँ की कंपनियां अगर हो सकता है बेचें तो ये स्वदेशी बोल सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मार्केट ओपन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खरीदते रहिए, उनकी कंपनियां भी आएंगी। हो सकता है कंपनी ना आए, लेकिन उससे कोई अडानी या कोई समझौता कर लेगा और उसको बताएंगे स्वदेशी। जबकि वो स्वदेशी तो छोड़ दीजिए, जो हमारे हित हैं उनके खिलाफ है। अच्छा, आप देखिए कि जो आत्मनिर्भरता की बात है, स्वदेशी के साथ वो आत्मनिर्भरता की भी चर्चा करते हैं। जी जी। वो अगर आपको देखना होगा तो आप जाइए वहाँ 67 में, 66, 65 के वार में जी। किन परिस्थितियों में, आपने जिक्र किया लाल बहादुर शास्त्री का। जी। लाल बहादुर शास्त्री ने किन परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता की। उस समय हमारा गेहूं आता था PL 480 के तहत, अमेरिका भेजता था। जी। उन्होंने मना कर दिया और कहा लोगों को एक जून खाएंगे, लेकिन अपना अनाज है अपनी ताकत पर रहेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं कि अमेरिका दबाव डाल रहा था, अमेरिका का पैटर्न टैंक जो है वो हमारे खिलाफ लड़ रहा था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, और उसकी सारी रणनीति हमारे खिलाफ थी। इसके लिए क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चाइना सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है। जी जी। हमारी धरती पर काबिज है, इतने मतलब ट्रेड बैलेंस उसके मतलब आर्थिक तौर पर भी हम उसका किसी तरह से हम उससे फायदे में नहीं है। जी जी जी। अच्छा, कोई हम उससे रणनीतिक फायदा नहीं उठा सकते कि वो टैंक हमारा वो बनाएगा, उसी के खिलाफ लड़ना है वो तो नहीं बनाएगा। जी। तो आपकी न सुरक्षा, न आर्थिक सुरक्षा, न सामरिक सुरक्षा, किसी के लिए भी वो देश हमारे काबिल नहीं है। और उसको हम ट्रेड बैलेंस में कितना बेनिफिट पहुंचा रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी 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 जी। तो आप सोच लीजिए कि क्या मतलब कि पूरा का पूरा जो है एक तरह का सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीनरी है। मैं कहूँगा क्या कि इस थर्ड फेज में चूंकि देश के लेवल और सब लेवल पे खत्म हो गया है, तो
वो एक मोदी ब्रांड रिवाइव करना चाहते हैं जी और नए नए जुमले लाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। ये देश में तो कोई न आर्थिक तौर पर कुछ करने की स्थिति में है और न ही न सामरिक तौर पर कोई बड़ा डिसीजन ले पाएंगे। जी और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है देश के लिए, क्योंकि एक तो पहले तो ये है कि स्वदेशी की बात करने के पहले आपके अंदर वो स्वाभिमान जागना चाहिए। जी जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस स्वाभिमान को ये मतलब ठोकर मार दी है ट्रंप ने, जी जी वो संभव आप कर नहीं, उसके लिए जो सोच के आधार पर या जो उसके भावना के आधार पर जो माहौल बनना चाहिए वो भी नहीं बना पा रहे हैं। मैं आर्थिक बात अलग कर रहा हूँ कि स्वदेशी में क्या होना चाहिए और किस तरह की कंपनियां हो, आर्थिक क्या हो, वो अलग बात है, लेकिन इस आधार पर भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक उस स्टेटमेंट को जो कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही कि मोदी हैं तो मुमकिन है, उनकी जो व्यक्तिगत मित्रता है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, पुतिन के साथ, शी जिनपिंग के साथ, उसका हवाला दिया उन्होंने कि तमाम मतभेदों के बावजूद जो हैं वो अच्छे मित्र हैं। ये लीडर्स एक दूसरे को जो है अच्छा मित्र कहकर संबोधित करते हैं, इसलिए मोदी हैं तो मुमकिन है। उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ऐसा आप देख पा रहे हैं जिसके बैकग्राउंड में राधाकृष्णन कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है? जी, ये आप बताइए कि मतलब कि उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन इसको आप क्या बचकाना के अलावा और क्या कर सकते हैं? राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं जी, मित्र हो सकते हैं, मोदी और ट्रंप मित्र हो सकते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री मित्र नहीं हो सकता है। मित्र राष्ट्र होंगे तभी मित्र होगा। जी, जी, जो पद है उस पद का मामला है। शी जिनपिंग हमारा मित्र हो गया, उसको झूला झुलाया, क्या क्या तमाशे किए थे उन्होंने, लेकिन वो मित्र हो गया। ये नवाज शरीफ के घर पे चले गए थे उसके बिना बुलाए हुए, तो वो उससे मित्रता आपकी होगी क्या? और मित्रता का क्या आधार है? आप हार्वर्ड में एक साथ पढ़े हैं कि आपका कोई बिजनेस पार्टनर है क्या है? ये इस तरह की इस तरह का कोई मतलब होता है क्या? ये और राधा कृष्णन तो ये जरूर उनका ये, इससे मैं सहमत हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि आधा काल पूरा करने वाले मतलब उपराष्ट्रपति को मतलब पूरा करने के पहले निकाल दें और दूसरा उपराष्ट्रपति बन जाए, ये तो जरूर मुमकिन है। ये इसी काल में मुमकिन है, क्योंकि एक लोकराज भी होता है, वो भी नहीं दिखाई देता है यहाँ पर। एक उपराष्ट्रपति को किस ग्राउंड पर आज तक किसी को पता नहीं है कि किस वजह से उन्होंने निकाला गया है, उसके बारे में कोई सफाई नहीं है। तो ये तो मोदी है तो मुमकिन है, ये कहीं दोस्ती का मामला है क्या? ये कोई यारी दोस्ती का थोड़ी मामला है। आज भी रूस सबसे बड़ा ईमानदार दोस्त है हिंदुस्तान का, इसीलिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो रूस से ही हमारा चल सकता है, क्योंकि रूस को चाइना से भी अपनी बच के रहना है, मतलब कि उससे भी एक ये है, और अमेरिका से भी। उसमें भारत ही एक ऐसा देश है जिससे उसकी नेचुरल फ्रेंडशिप है और उसके कल्चरल रीजन्स भी हैं। रूस से हमारा पुराना संबंध रहा है, आइडियोलॉजिकल भी हमारी दोस्ती रही है। सबके आधार होते हैं, आपके क्या आधार है? कोई आधार नहीं है। तो ये तो मतलब ये तो इसको आप क्या कहेंगे? ये दिवालियापन है जी जी, आपकी नीतियों का, आपकी समझ का, इसमें कोई दम नहीं है। जी, एक और छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मैं, और जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि इन 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही भारत के लगभग 4060 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है ये जो है अनडिस्प्यूटेड लद्दाख जो है वो चाइना के कब्ज़े में है, और इस पर कहीं ना कहीं जो स्थिति है ये तनाव तो कम हुआ है लेकिन इस पर चर्चा तक नहीं हो रही है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।
फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और सीधे चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल सर, मैं समझना चाहती हूँ कि इन 11 वर्षों में अगर इन तमाम नारे जो हैं ये अपनी जो आत्मा है, अपना जो सोल है, उसको भी धरातल पर उतार नहीं पाई, लेकिन एक बात तो आप इससे सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुकी है। और इस पॉपुलैरिटी के जो नज़ारे हैं, ये जब वो विदेशों में जाते हैं तो जो तस्वीरें आती हैं, जो जन उत्साह दिखाया जाता है, ये भी क्या भ्रामक है या फिर आप इसको जो है एक फेक विजुअल्स की तरह देखते हैं? क्योंकि तमाम लीडर्स ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बर्थडे पे ही, जन्मदिन पर ही उनको बधाइयाँ दी थी, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो आप देखिए, मैं ज़्यादा उस पर आप समझिए ऐसा जी कि वो ये जो ऑर्गेनाइज करके जिस तरह से कोई पहला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में हुआ है जो कि अपनी टीम लेकर के जाता हो, तो ये तो साबित हो गया है ना जी कि जी बकायदा मोदी मोदी चिल्लाने के लिए एक बैंड पार्टी जो है, बैंड पार्टी लेकर के चलते हैं। हम्म। और जो प्रसून जोशी टाइप का आदमी है वो उनका इंटरव्यू लेता है। जी ये ऐसा नहीं, आपको विजुअल्स मिल जाएंगे। बीबीसी के 5 पत्रकार से ज़्यादा पत्रकार, पूरी बीबीसी टीम नेहरू से बातचीत करती हुई दिखाई देती है। और एक बार वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना कोई छोटी बात नहीं है। ये मैं आपको कोट कर रहा हूँ, जी कुलदीप नैयर ने लिखा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कि एक बार वो बैठे हुए थे इसके 3 मूर्ति में और नेहरू जी बीमार थे। जी तो उन्होंने उसी समय आज शाम हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि आपके मन में क्या नहीं आता कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं? तो बोले कि भारत का प्रधानमंत्री कोई छोटा पद थोड़ा ही है। कौन सा ऐसा आदमी है जिसके मन में जो कि राजनीति में है, उसके मन में ये ना हो कि भारत का प्रधानमंत्री बने? भारत का प्रधानमंत्री इतना ऊंचा पद है। तो ये इस पद की गरिमा को इन्होंने गिरा दिया। कोई ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में, इवन देवेगौड़ा भी ऐसा बैंड पार्टी लेकर के कहीं नहीं जाता था, कहीं नहीं। ये सब जगह ले जाकर आदमी ले मोदी मोदी चिल्लाने वाला कितना भोंडा और कितना अश्लील है अपने ये में इस तरह का प्रचार, वही प्रचार करते हैं। दूसरा एक कैमरा, जिस तरह से कई ऐसे विजुअल्स आए हैं जिसमें साफ दिखाई देता है कि कैमरा, इसको आप अगर ठेठ अगर देशज भाषा में बोलें तो ये जो है इसको कैमराबाजी आप बोल सकते हैं। ये कैमराबाजी है, ये कैमरा का ये नहीं है। तो वो उन्होंने पूरा दुरुपयोग किया। और ये आप पता लगाना चाहिए कि कितना खर्चा कर विदेश में, वो आया भी कई जगह कि बहुत अरब शरब खर्च किया है इन्होंने उनकी विदेश यात्रा का विवरण है। अनिल सर जी बिल्कुल, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने चीन ने जो भारत की जो ज़मीन है जिस पे कब्जा कर लिया है कि अनडिस्प्यूटेड 4060 स्क्वायर किलोमीटर जो लद्दाख की ज़मीन है, इस पर चीन का कब्जा है, इस पर कोई चर्चा तक नहीं होती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जब याद किया जाएगा तो ये सबसे बड़ी असफलताओं में गिना जाएगा या ये सबसे बड़ी असफलता मानी जाएगी? ये आपको गिना जाएगा। इसको आप इसी से गिन सकते हैं। सबको याद रहेगा उनका ये जुमला कि न कोई घुसा है न घुसेगा। जी, इन्होंने चीन गलवान के बाद कहा था, गलवान घाटी में जो हुआ था। जी जी और गलवान के विजुअल्स अब दिखाई नहीं कोई चैनल्स हम अब भारतीय जो चैनल और गोदी मीडिया है, मेरा ये पेट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि उन लोगों ने जो है वो याद किया जाए, वो इसके लिए याद किया जाएंगे कि जो भारत की स्मृतियां हैं, जो मेमोरी जो है उसको इरेज करने का काम, उसको नष्ट करना, स्मृतियों को नष्ट करने का काम करती हैं। उन्होंने कुछ याद नहीं दिलाया, ना अच्छा याद दिलाया, ना बुरा, जो बुरा हुआ हमारे साथ, अशुभ हुआ, उसको याद दिलाया। उन्होंने वो याद दिलाया जो हमको याद करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नेहरू के बारे में याद कराया, मोदी को बताया, जैसे आप कह रही थी कि आप तो मानेंगे कि वो विदेश में उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है। कौन सी पॉपुलैरिटी जी? जितना जो भी इंडेक्स है, पॉपुलैरिटी का क्या अर्थ है? जो भी इंडेक्स है, जो माने हुए इंडेक्स है, फ्रीडम इंडेक्स हो या डेमोक्रेसी का इंडेक्स हो, चाहे ह्यूमन राइट्स के इंडेक्स हो, सब पर इंडिया लुढ़कता हुआ चला जा रहा है। ये कौन सी पॉपुलैरिटी है? और हम एक ऐसा देश है जो 1937 में 38 में गांधी जी ने जो नीति बनाई थी, वो नीति बनाई थी क्या कि फिलिस्तीन में जो है 2 स्टेट हो जी। तो
फिलिस्तीनी में, तो वो स्टेट में वो फिलिस्तीनियों के मतलब मंजूरी के बाद ही हो, नहीं तो यहूदी छोड़ के चले जाए, ऐसा उनका कहना था। मतलब जी यहूदी जी। उनकी ही सहमति से वहाँ रहे। जू स्टेट इजराइल बाद में बना। वो गांधी जी ने पहले कहा था, फिलिस्तीनियों के संघर्ष को समर्थन दिया था, वह नीति हमने आज तक बनाए रखी, जी उस नीति को उन्होंने फेंक दिया। उसके बाद चाइना से इंदिरा गांधी जो 62 के की हार के बाद लगातार हमने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसमें भी उसने बढ़त हासिल की। जी। राजीव गांधी उसमें सबसे आगे थे, जो उन्होंने जो सारे समझौते किए कि पेट्रोलिंग का कैसे कहाँ पर होगा, कितना इलाकों में उसको घुसने नहीं देना है, वो सारा हासिल किया था जी बॉर्डर ये में। वो सबको उन्होंने नष्ट कर दिया है। और सिर्फ वो झूला झूलने से और ट्रम्प हाउडू क्या हाउडी मोदी हाउडी मोदी। टाइप का जी हाउडी, हाँ, तो वो ये से नहीं होता, डिप्लोमेसी होती। आप देख लीजिए, क्लिपिंग्स देख लीजिए, विमान में सीधे घुस गए थे कैनेडी उनको लेने के लिए। मतलब कि अपने तो मौजूद थे ही एयरपोर्ट पर, जी जी लेकिन जी। वो इंतजार नहीं रहा, वो ले करके अंदर से आए जवाहरलाल नेहरू को, और प्रोटोकॉल को छोड़ करके उनको छोड़ने के लिए भी वो गए। अनिल वही सर, बात। यहाँ पर कोई बीजेपी समर्थक होता या फिर बीजेपी की तरफ से तो इस तस्वीर का ज़रूर जिक्र करता है, इसलिए मैं भी एक जिक्र कर देती हूँ ताकि हमारे कार्यक्रम को जो है पक्षपाती ना करार दे दिया जाए कि पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन में मिले थे तब पुतिन और वो दोनों इकट्ठे गाड़ी में निकलकर बायलैटरल मीटिंग के लिए पहुँचे थे। तो क्या इस तहरीर से, इस तर्क से किसी तरीके से जो है आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मजबूत मानते हैं, मजबूत प्रधानमंत्री का दर्जा देंगे जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन उनके साथ बर्ताव दिखाते हैं? जी, ये तो इस नैरेटिव का खोखलापन ही जाहिर करता है जी कि दोस्ती आपने बढ़ाई थी हाथ चीन पे और ट्रम्प पे, और पुतिन आपको एस्कॉर्ट कर रहा है। तो ये तो विफलता है कि सफलता है, कौन ये जी मतलब मूर्खता जो है, उसके लिए मैं एक एक बोलता हूँ, चैनल पर उतना बोलना चाहिए कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मूर्खता आपको हासिल करने की जरूरत नहीं होती है, वो तो आप ले करके आते हैं। क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो आपको कुछ नहीं मालूम होता दुनिया के बारे में, और जो ज्ञान है वो अर्जित करना होता है। ये बचपन से लेकर के यही तो है इवोल्यूशन की देन, कि मानव जो है ज्ञान हासिल करता है। लेकिन इस मूर्खता का कोई इसको प्रचारित किया गोदी मीडिया ने। जी जी लेकिन अरे पुतिन आपकी ताकत की वजह से तो इंडिया रशिया अलायंस तो माना ना, कि इंडिया रशिया अलायंस जो इंदिरा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने या शास्त्री ने जो बनाया था वही काम आया। जी जी ताकतवर मोदी की ताकत का कहाँ सवाल है। उनको पता है कि शास्त्री जी के बारे में ब्रेजनेव ने क्या कहा था, उनको पता है कि इंदिरा गांधी के साथ रशिया का किस तरह के ये थे ताल्लुकात थे। तो उससे क्या उसकी तुलना हो सकती है? आप तो कोशिश कर रहे थे कि ट्रम्प आपका डुगडुगी बजाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। तो इसमें तो ये समझना चाहिए कि जो भारत की जो तटस्थता और जो अमेरिका या जो मतलब संपन्न राष्ट्र हैं उनके विरोध की जो राजनीति थी वही बेहतरीन थी। हम तो यहाँ इजराइल को दोस्त बनाने पर तुले हुए हैं। तो अब फिर पुतिन के बारे में जिसको क्या पूरी बात? दुनिया ने अलग थलग कर दिया है। यूएनएससी की जनरल असेंबली जो चल रही है उसमें इजराइल पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ नज़र आता है, और ये फ़लस्तीन के कॉज को ज़्यादातर जो विकसित राष्ट्र हैं या दुनिया भर के जो राष्ट्र सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशंस में वो समर्थन दे रहे हैं। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि 22 साल अभी 75 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके हैं। 2047 का जो विज़न वो प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें 22 साल का वक्त है। तो क्या 75 वर्ष के बाद जो लीडरशिप की एक बात है उसको बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कैसे देखते हैं, समझेंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ अनिल सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं। अनिल से समझना चाहती हूँ कि लीडरशिप क्राइसिस क्या आप देख पा रहे हैं बीजेपी में, या फिर प्रधानमंत्री ही आगे भी नेतृत्व करेंगे पार्टी का, एनडीए का? ये तो राजनाथ सिंह, एक इंटरव्यू मैं देख रही थी कि आगे आने वाले 2-3 तमाम चुनाव में वही चेहरा होंगे। जी
ये देखिए क्या है कि इसके नहीं, उनको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये तो पक्का है। और वो वही चेहरा होना चाहिए कि नहीं, इसको लेकर के अब जरूर बीजेपी में खलबली है। जी और जी चेंज जो चाहते हैं बीजेपी की लीडरशिप, तो पूरी तरह से हमको लग रहा है कि उनके जो कुछ चुने हुए लोग हैं, उनके अलावा बाकी जो लीडरशिप जो बीजेपी की नेचुरल लीडरशिप से उभर कर आई है, गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, या शिवराज चौहान हो। बाकी जी शिवराज चौहान है, वो लोग, शिवराज चौहान ने एक लेख भी लिख डाला। तो इसलिए कि सब उनको ये इशारा कर रहे हैं कि अब हो गया बहुत। और मोहन भागवत तो इशारा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने वो कोशिश, मतलब उन्होंने बता दिया मोहन भागवत को भी ये लेख लिख करके कि आप भी 75 के हो गए हैं, अगर आप छोड़ोगे तो हम छोड़ेंगे। वो कोई प्रधानमंत्री पद पर नहीं है, वो एक तरह का खुद ही कहा है उन्होंने कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। जी तो जी एनजीओ में ये 75 और 80 का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो झूठ मूठ का ये लोग बोल रहे हैं। वो बता रहे थे वो ये कि जहाँ पर कि आपको ऑफिशियल पद है, आपको जहाँ पर जरूरत, जहाँ काम करना है वहाँ तो दूसरी भूमिका उन्होंने बताया, उन्होंने जो सफाई दे दी। जी देखिए वॉर चल रहा है और सफाई भी दे रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जो सरसंघचालक है उसका कुछ ये है ही नहीं, कुछ काम करना का है ही नहीं। वो तो सर कार्यवाह जो है वो कहता है, वो कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए, वहाँ बैठ जाइए, यहाँ उठ जाइए, तो उसके हिसाब से वो जो चाहता है वो उसके हिसाब से हम उसके आदेश का पालन करते हैं। इसका मतलब उसने कहा कि हम ऑफिशियली हम कुछ नहीं है, और असली काम तो सर कार्यवाह करता है। जी तो जो कि इसका मतलब कि जो उनका जनरल सेक्रेटरी है, तो उसने बता दिया वो कि हम तो ऐसे टाइटुलर हेड हैं राष्ट्रपति टाइप का। तो उन्होंने बता दिया कि हमको हटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फंक्शनरी है जी जी उसको हटना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने इशारा किया। ठीक है। लेकिन जी ये सुनने को तैयार नहीं है। और जब तक विपक्ष और एनडीए के जो बाकी घटक हैं, जब तक इनको इनके जमीन, क्योंकि उनके पास तो है मेजोरिटी खुद का तो है नहीं, जी 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 वो एनी टाइम वो अगर होगा तो आप देखेंगे कि 2029 के पहले भी ये जा सकते हैं, लेकिन खुद जाएंगे। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मोदी जी खुद जाने वाले नहीं हैं। और ये जो 2047 तक बात बोल रहे हैं, जी 100 साल में आरएसएस, मोदी, मतलब एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक आडवाणी और तीसरा मोदी लाया। अब आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि जो उसकी जो क्षमता है जी लीडरशिप पैदा करने की, उसकी क्वालिटी क्या है। इससे पता चलता है ना, 2047 करेंगे, 2088 करेंगे, ये सब आप कहते रहिए, लेकिन आपकी क्वालिटी क्या है इसका पता चलता है जी जी कि आपकी लीडरशिप की क्वालिटी। और फिर आप देख लीजिए कि उनका अपना इतिहास देख लीजिए, सालों साल उन्होंने हेडगेवार, गोलवलकर, फिर देवरस, मतलब कितना उनकी ऊर्जा और उनकी क्षमता जो है जी लीडरशिप पैदा करने की, वो सीमित है। और ये बात नहीं, ये देश पैदा करता है लीडरशिप। अटल जी भी पैदा हुए एक नेहरूवियन और उसके बाद का जो डेमोक्रेटिक एरा था। जी हाँ, इसके लिए जरूर आप आरएसएस की प्रशंसा करनी चाहिए कि उसने उनको माना कि ठीक है ये लीडर रहे, ठीक है। और फिर उसको उतारा। आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि लीडर जो है वो देश पैदा करता है। तो क्या इस देश ने राहुल गांधी को पैदा किया है? उन पर तो परिवारवाद का आरोप है। फिर क्या राहुल गांधी को वो स्टेज मिला जिसे देश ने नहीं दिया था, बल्कि उनकी पार्टी और उनके परिवार ने दिया? जी नहीं, ये तो देखिए, परिवार में आपको पता होगा कि गांधी जी के कितने पौत्र और पुत्रियां हैं। जी गांधी जी से बड़ा आदमी जो है कोई और हो सकता है क्या? जी जी अच्छा, ये भी आप कोई अगर नहीं जानता हो तो उसको जान लेना चाहिए कि गांधी जी कोई विपन्न परिवार से नहीं थे। गांधी जी बहुत ही अत्यंत संपन्न, जो गुजरात के कुछ एक संपन्न परिवार हो गए, उस परिवार से आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन उनका कोई कभी सुना कि उनके भाई, उनका बेटा, वो सब कुछ अपना कोई नौकरी वोकरी टाइप से करता रहा। देवदास गांधी जर्नलिस्ट थे, फला ये थे, जी लेकिन जी कभी सुना राजमोहन गांधी उनके सबसे, वो कितना बार चुनाव लड़े आपको पता है ना? जी जी जीत कर आए क्या? तो ये परिवार जो है, परिवार ये निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए और बहुत ही गलत है। जी लेकिन परिवार की वजह से कोई
बन जाता है, ये भी नहीं माना। अभी आप देख लीजिए पटेल, सरदार पटेल के तो दोनों परिवार के लोगों को नेहरू जी ने संसद में रखा, भाई बहन दोनों को। जी। लेकिन अभी उनका कोई परिवार का नजर आ रहा है क्या? ये नहीं होता है। एक चीज आपको मानना होगा कि नेहरू खानदान ने जो पॉलिटिकल लीगेसी है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो जरूरी ये है तरीके हैं, सामाजिक उसने अपनाया। तत्व हैं। जी जी। हाँ, वो अपनाया और उसको उसने रखा। बीच में तो गैप हो गया, और जी। सोनिया गांधी ने तो बोल दिया था कि हमको नहीं आना है राजनीति में। लेकिन कांग्रेस की बनावट ऐसी थी। अब बताइए, मोतीलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक और राजीव गांधी तक जिसकी लीगेसी इतनी लगातार थी, जी। वो पॉसिबल नहीं था उसको ये करना। तो राहुल गांधी को कितने साल लगे पप्पू वाला ये निकालने में। वो तमगे तो से बाहर आने सोनिया में। गांधी के बेटे हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं, और इंदिरा गांधी के पौत्र हैं, जवाहरलाल नेहरू के परपौत्र हैं। जी। लेकिन उनको आने में कितना टाइम लगा, जब उन्होंने दिखाया करके। जी। 4000 किलोमीटर की यात्रा की, रोज संसद में उठाया, मकान उनका सांसद ही उनकी खत्म कर दी गई, उनको घर छोड़ना पड़ा, उनका जी। अपने नाम से उनका कोई अपने पास उनका अपना कोई घर नहीं है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जी। जी। ये इतना जो ये क्या कहते हैं सबूत, इतने सबूत देने के बाद कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, तब उन लोगों ने उनको माना और हरा दिया। अमेठी में जो उनकी होम कंस्टिट्यूएंसी जिसको आप बोलते हैं परिवार की है, उससे वो चुनाव हार गए। जी। ये आपको समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये है कि ऐसा थोड़ा ही है कि सोनिया गांधी के नाम पर आए और जीत गए, हराया, और जबकि वहां 3 बार या 4 बार सांसद रह चुके थे। जी। 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 तो इसलिए ये कहना मुश्किल है। अब भारत के सामने आप कहेंगे कि ये लीडरशिप की जब बात होती है तो बीजेपी तो क्राइसिस का सामना करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ऑपोजिशन में लीडरशिप क्राइसिस आपको नहीं दिखता है। राहुल गांधी के नाम पर पूर्णतया सहमति है। इसे आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ही अगर चुनाव होते हैं और विजय हासिल होती है इंडिया गठबंधन को, तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि जो 22 जी जी ठीक है जी। देखिए, एक चीज आप समझिए जी कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर शिप के रेस में नहीं है। ये जो लोग प्रचार है जी, उनकी जो बनावट, जो जिस तरह से उभरे हैं, जिस तरह का व्यक्तित्व उनका सामने आया है, उससे है क्या कि पद के प्रति उनकी कोई वैसी ललक नहीं है। और ये क्या कहते हैं, जो समृद्धि है, इसमें उन एकदम साधारण व्यक्ति की तरह जीना चाहते हैं। और इसीलिए हमको नहीं लगता कि वो उनका मतलब ये जिद कांग्रेस के लोग करेंगे जी। लेकिन वो इस जिद को वो खुद ही, जैसे सोनिया गांधी के समय में तय हुआ था, मनमोहन सिंह के समय में थोड़े ही सोनिया गांधी को कौन रोक सकता था जी। और सबने तय भी कर लिया, सारे दल भी तैयार थे, लेकिन सोनिया गांधी ने मना कर दिया। जी। वैसे ही राहुल गांधी पर प्रेशर आएगा विद इन द कांग्रेस के बाहर के कुछ लोग भी कहेंगे, लेकिन पॉसिबल है कि वो मतलब प्रधानमंत्री पद से कोई अड़चन आएगी, ऐसा नहीं लगता मुझको। तो मतलब वो जी इसमें कोई बाधा नहीं बनेंगे। जी। एक सवाल मैं बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ समझना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी बिहार के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी उन्हीं के नाम पर जो है चुनाव लड़ती हुई नज़र आती है। तो क्या ये चुनाव भी तय करेंगे कि प्रधानमंत्री की जो लीडरशिप क्षमताएं हैं या फिर उनके व्यक्तित्व का जो कथित रूप से करिश्मा है वो अभी भी जनमानस को लुभाता है, और उनके नारों में जो कि 2014 से लगातार सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरह के नारे, उनमें अभी भी भारत की जनता भरोसा करती है, खास करके बिहार के लोग भरोसा करते हैं? नहीं, ये तो देखिए, बिहार के चुनाव में अगर वो जीत भी गए तो भी उनकी प्रतिष्ठा को कोई इजाफा नहीं होगा। जी जी। इसलिए कि बिहार में जो कंट्रोवर्सी है SIR की, उससे बीजेपी और मोदी जी और इलेक्शन कमीशन इतने मतलब इस तरह घेर गए हैं कि सबको ये लग रहा है क्या कि ये चुनाव मैनिपुलेट करते हैं, और अगर ये जीतेंगे तो लोग मान लेंगे कि इन्होंने मैनिपुलेट किया, इसलिए इनका इजाफा है। और कोशिश यही कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की मां को गाली दी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी बिहार के लिए।
और इसीलिए कि ये रिवाइव करना चाहते हैं एज ए ब्रांड कि मोदी ही चेहरा हो। लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि एनडीए इस पर ज़्यादा उत्सुक है। जेडीयू ये माँ को गाली दी कांग्रेसियों ने या फला ने, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वो परेशान नहीं है। बीजेपी कोशिश कर रही है, चूंकि प्रधानमंत्री को केंद्र में रखना है, प्रधानमंत्री को चेहरा बनाना, तो लो हमको मतलब वो खुद को सही दिखा रहे हैं विक्टिम में, ये स्ट्रेटजी। लेकिन किसी भी तरह से बिहार का चुनाव का नतीजा चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, इससे मोदी ब्रांड और मोदी का जो ये है एक प्रभाव मंडल या वो उसमें कोई इजाफा नहीं होने वाला है। जी, और नुकसान होगा जी, नुकसान होगा। अभी भी वो अगर लोकल लीडरशिप को छोड़ दें तो बीजेपी आगे कम से कम 20 साल के लिए काम करने लायक रह जाएगी। अगर इस तरह से जिस तरह से उन्होंने उसको विकलांग कर दिया है कि बीजेपी अपने दम पर 20 साल तक बिहार में कभी सत्ता में नहीं आ सकती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अनिल सर, आपका समय हमारे दर्शकों के लिए आपने दिया स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़े। अब दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमताओं पर क्या राय रखते हैं, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। आप हमें ईमेल भेजें info@broadcasting.com या फिर neha@broadcasting.com पर भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।